नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में किरण प्रकाशिकी के बारे में। किरण प्रकाशिकी में अब तक हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में चली आती है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए एक तो माध्यम सघन होना चाहिए। माध्यम सघन होना इसका मतलब उसका अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए और क्रांतिक कोण का मान क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में। सबसे पहली घटना जो अपने पास आती है वो है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। बच्चों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। क्यों होता है ये मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होता है। क्यों? हीरे का अपवर्तनांक की यदि मैं बात करूं, हीरे का अपवर्तनांक काफी उच्च होता है। हीरे का अपवर्तनांक लगभग 4.42 होता है, लगभग 4.42 होता है। और हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान बच्चों, क्रांतिक कोण जो है वो काफी कम होता है, लगभग 24.1 डिग्री तक रहता है। लगभग 24.1 या 24.42 डिग्री इसे लिखते हैं। तो 24 डिग्री के अप्रोक्स इसका मान रहता है। तो बच्चों, जब हीरे में कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई हीरा है, ये ऐसे मैं कोई हीरा डायग्राम बना देता हूं, ये कोई हीरा है। अब इस हीरे के पृष्ठों को विशेष प्रकार से घिसा जाता है, विशेष प्रकार से घिसा जाता है। क्यों? क्योंकि घिसने के पश्चात इसकी पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रत्येक प्रकाश किरण इसके क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो। यदि एक बार कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर जाए तो ये अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के बाद जब भी ये किसी पृष्ठ पर टकराएगी तो वहां पर बार बार इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी ये बार बार हीरे के पृष्ठ पर टकराती है, जिस कारण इसका बार बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। हीरे का अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है, इसका मतलब हीरा एक सघन माध्यम है और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है, जिससे प्रत्येक पृष्ठ पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित होती है और उनका बार बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, दूसरी क्रिया जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है वो है मरीचिका या मृग तृष्णा। नंबर 2 आता है अपने पास मरीचिका या मृग तृष्णा। मरीचिका या मृग तृष्णा इसे बोलते हैं, मृग तृष्णा। यह होता क्या है? मृग तृष्णा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, आप लोगों ने गर्मियों के दिनों में जब भी आप सड़क पर जाते हैं तो गर्मियों में आपने देखा होगा भी रास्ते में आपको पानी का आभास होता है। जब भी आप सड़क पर निकलते हैं तो कुछ दूरी पर आपको पानी का आभास होता है। तो पानी का आभास होना जो है वो मृग तृष्णा है, उसे ही मरीचिका कहते हैं। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक गर्मी के कारण वो हमें पानी का आभास होता है और वो आभासी स्थिति जो है वो मरीचिका कहलाती है। ये प्रतीत किस कारण होता है? इसका कारण ये है बच्चों, जब गर्मी के दिनों की यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी के निकट की वायु जो है, पृथ्वी के निकट की वायु जो है उसका तापमान काफी ज्यादा हो जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने के कारण वहां पर आप लोगों को जो उसका घनत्व है, तापमान यदि ज्यादा होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व कम होने के कारण वहां विरलता आ जाती है, यानी जो वायु है पृथ्वी के निकट की वायु क्या हो जाती है? विरल हो जाती है, और ऊपर की वायु क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण सूर्य से आती है तो वह सघन माध्यम में जब आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो वापस क्या हो जाती है? उसी दिशा में चली जाती है। जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूं। मान लिया ये कोई सड़क है और इस सड़क के किनारे ये कोई पेड़ है बच्चों, ये कोई पेड़ है। ठीक है बच्चों, यहां पर अपने पास सूर्य है, ये मैं सूर्य बना देता हूं, यहां पर अपने पास सूर्य है। अब देखिए, गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूं तो पृथ्वी के निकट की वायु यानी ये ऊपर की वायु है,
ये निकट की वायु है, निकट की वायु गर्म होगी तो ये क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी, और ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण ये क्या होगी, सघन होगी। तो जब कोई प्रकाश किरण इस विरल माध्यम से, जब सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है तो वो इस विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में आएगी, यानी विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में आएगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। कोई दूसरी प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो उसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जब हम इन अपवर्तित यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरणों की सीध में देखेंगे तो इस पेड़ की आभासी स्थिति दिखाई देगी, यानी इसका उल्टा चित्र बनेगा। और उल्टा चित्र आप लोगों को पता है कहाँ पर बनता है, पानी में बनता है, यानी इसका एक जल प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, एक जल प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जल प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब वहां पर हमें किसका आभास हो रहा है, पानी का आभास हो रहा है। यह मरीचिका है बच्चों, ठीक है। यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु गर्म हो जाती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है और वायु क्या हो जाती है, विरल, और ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाती है और इनका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सड़क के किनारे स्थित पेड़ पौधों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जैसे जल में प्रतिबिंब बनते हैं, यानी उल्टे प्रतिबिंब। तो इस कारण ये जल की स्थिति जो है वो हमें आभासी स्थिति जो है प्रकट होती है। अब इसे मृग तृष्णा क्यों कहते हैं, मृग यानी हिरण होता है बच्चों। तो गर्मी के दिनों में हिरण जो है वो क्या होगा, उसे कुछ दूरी पर पानी दिखाई देगा, वो वहां पर दौड़कर जाएगा, फिर आगे कुछ दूरी पर पानी दिखाई देगा, तो ऐसे दौड़कर जाते जाते उसकी क्या हो जाती है, प्यास से मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण इसे मृग तृष्णा कहते हैं, यानी मृग जो है तृष्णा यानी प्यास से उसके देहांत हो जाता है, तो मृग तृष्णा इसे इस कारण बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो अपने पास तीसरा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आती है वो है अपने पास नंबर 3। नंबर 3 है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु में बच्चों क्या होता है, एक क्रोड होता है और एक अधिपटन होता है, एक क्रोड होता है और एक दूसरा अधिपटन होता है। ठीक है, इसका चित्र मैं बनाता हूं। इस प्रकार से ये एक तारनुमा संरचना होती है, बेलनाकार तारनुमा संरचना होती है। यहां पर जालीनुमा संरचना लगी रहती है। अब जब इसमें कोई जैसे कोई तरंग जो है इसमें प्रवेश करती है तो इसका पहले अपवर्तन होता है, ये अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन होने के बाद इसके क्रोड और अधिपटन जो है उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। क्रोड और अधिपटन का अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। ठीक है, तो क्रोड का अपवर्तनांक जो है, ये अंदर का भाग जो है इसे क्रोड बोला जाता है, अंदर का भाग है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोड। और ऊपर का भाग जो इसे अधिपटन बोलते हैं। अधिपटन का अपवर्तनांक कम रहता है और क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यानी क्रोड एक सघन माध्यम है बच्चों और अधिपटन क्या है, विरल है। तो जब प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस कारण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ये प्रकाश किरण इसमें आपतित करवाई तो ये प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, फिर इसका बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसका इस प्रकार प्रकाशिक तंतु भी किस प्रकार ये करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहां पर करते हैं। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक का परावर्तन के उपयोग के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के घरों में सामान्यतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ये जो अपनी प्रकाशिक तंतु या फाइबर केबल है ये जो लगी रहती है, ये लगी रहती है अपने जो डिश या टीवी के जो तार होते हैं वो एक प्रकाशिक तंतु ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इस वजह से कह रहा हूं भी ये जो टॉपिक जो अब मैं करवाने वाला हूं ये 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या चाहे ये टॉपिक ज्यों का त्यों आए या इस पर न्यूमेरिकल आए। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन।
इसे आप सभी ध्यान से समझेंगे बच्चों। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। मेरे पास मैंने मान लिया कोई एक गोलीय पृष्ठ है और इसका द्वारक जो है वो छोटा है। ये कोई छोटे द्वारक की गोलीय पृष्ठ है और ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ध्रुव है। ठीक है बच्चों, ये इसका वक्रता केंद्र है C, वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यानी मैं मान लेता हूँ कोई बिंब है, बिंदु O पर ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई बिंब मान लिया मैंने। ठीक है बच्चों, क्या माना है? कोई बिंब। इस बिंब से कोई प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ये एक पारदर्शी पृष्ठ है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ये पारदर्शी पृष्ठ है। अब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग है। यहाँ अपवर्तनांक n1 और यहाँ अपवर्तनांक n2 मान लेता हूँ। क्यों? दो माध्यमों का पृथक्कारी ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, अब प्रकाश किरण क्या होगी? अपवर्तित होगी। और अपवर्तित किरण जो है वो मैं मान लेता हूँ इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर मिलती है, मुख्य अक्ष पर यहाँ पर मिली। यहाँ पर क्या बन गया? प्रतिबिंब यानी इमेज बन गई। आई यानी इमेज है बच्चों। ठीक है, यहाँ ये जो आपतन बिंदु है इसे मैं नाम दे देता हूँ M है। आपतन बिंदु क्या है? M। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान चाहिए। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो मुझे पता है जब कोई गोलीय पृष्ठ के ऊपर, जब कोई गोलीय पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र में से आपतित हो तो वो अभिलंब का कार्य करती है। गोलीय पृष्ठ पर यदि कोई प्रकाश किरण उसके वक्रता केंद्र में से आपतित हो तो वो अभिलंब का कार्य करती है। तो वही अभिलंब की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अभिलंब बना लिया। ये n1 यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे पास अभिलंब है बच्चों। ये प्रकाश किरण जो है इसके वक्रता केंद्र में से गुजर रही है। ये अभिलंबवत प्रकाश किरण है। ये एंगल है, इसे मैं अल्फा मान लेता हूँ। ये मेरे पास बीटा है और ये मान लिया मैंने गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण I हो गया। ये अपवर्तित किरण है तो ये अपवर्तन कोण R हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ डायग्राम सभी की समझ में आया होगा। अब यहाँ से कहानी अपनी शुरू होती है बच्चों। ठीक है, देखिए त्रिभुज अपने पास यहाँ पर 3 समकोण त्रिभुज बने अपने पास। एक MPO, एक MPC और एक MPI। ये तीनों समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों है? क्योंकि मैंने क्या कहा है, गोलीय पृष्ठ यानी जो गोलीय पृष्ठ है वो छोटे द्वारक की है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है भी जब छोटे द्वारक की कोई गोलीय पृष्ठ ली जाएगी इसका मतलब उसका अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ जो है वो मुख्य अक्ष पर लंब होगा। मुख्य अक्ष पर क्या होगा? लंब होगा। इसका मतलब ये एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये यदि 90 का है तो ये भी लगभग कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। ठीक है बच्चों, सभी की समझ में आ गई बात यहां तक? अब आगे की कहानी देखिए। त्रिभुज MPO में, त्रिभुज MPO में मैं tan अल्फा की वैल्यू ज्ञात करूंगा। tan अल्फा किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार, यानी MP बटे PO होगा। MP बटे PO होगा। ठीक है बच्चों, यदि मैं बोल दूं अल्फा जो है वो लगभग 0 है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? तो tan अल्फा लगभग किसके बराबर होगा बच्चों? अल्फा के बराबर होगा। tan अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? MP बटे PO आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार त्रिभुज ये ले लेता हूं मैं MPC। त्रिभुज MPC में मैं tan बीटा की वैल्यू ज्ञात करूंगा। तो tan बीटा किसके बराबर आएगा? tan बीटा किसके बराबर होगा बच्चों? MP बटे PC के। MP बटे PC के, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसे? बीटा बराबर है किसके? MP बटे PC के। क्यों? क्योंकि बीटा क्या है? लगभग 0 है। बीटा का मान क्या है? अति अल्प है, यानी 0 के सन्निकट मान है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बच्चों इसी प्रकार त्रिभुज MPI में, तो त्रिभुज MPI में मेरे पास क्या आ जाएगा? tan गामा की वैल्यू आएगी। और tan गामा किसके बराबर होगा? MP बटे PI के बराबर होगा। MP बटे PI के बराबर होगा। और या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? गामा बराबर है किसके? MP बटे
पी आई के। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू जो है वो लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये तीनों कंडीशन या तीनों इक्वेशन तक सभी के समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, त्रिभुज लेता हूं मैं एम ओ सी। त्रिभुज एम ओ सी में देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण आई जो है वो बाह्य कोण है। ओ में एंगल आई जो है, एंगल आई बाह्य कोण है। बाह्य कोण है बच्चों। तो आपको पता है बाह्य कोण आई का मान जो है वो किसके बराबर होगा? दोनों जो अंतः कोण है उनके जोड़ के बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई मेरे पास। और इसी प्रकार इस त्रिभुज एम सी आई में मेरे पास कोण बीटा जो है, बीटा बाह्य कोण है। बीटा क्या है? बाह्य कोण। तो फिर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा के, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? आर बराबर है बीटा माइनस गामा के। यहां तक सभी के समझ में आया होगा इक्वेशन नंबर 4 और 5 तक। हाँ भी बच्चों, सभी के समझ में आया इक्वेशन नंबर 4 और 5 तक? आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ में। अब देखिए बच्चों, सारा खेल इक्वेशन नंबर 4 और 5 का है और स्नेल के नियम का है। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं भी, स्नेल के नियम से मेरे पास क्या होगा बच्चों? साइन आई बटे साइन आर का मान जो है वो कितना होगा? n2 बटे n1 होता है। साइन आई बटे साइन आर का मान कितना होता है? n2 बटे n1 होता है। यहां से देखिए, यदि I और R लगभग बराबर किसके हैं? 0 के हो, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन आई की वैल्यू I और R की वैल्यू, साइन R की वैल्यू कितनी होगी? R किसके बराबर आएगा? n2 बटे n1 के बराबर आएगा। या फिर ऐसे लिख सकता हूं, I गुणा n1 बराबर है किसके? R गुणा n2 के। तो अब इक्वेशन 4 और 5 से I और R की वैल्यू जो है वो पुट कर दूंगा। तो I की वैल्यू क्या है मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा इंटू n1, और R की वैल्यू क्या है? बीटा माइनस गामा इंटू n2 है। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अब यहां से पुट करूंगा मैं सभी समीकरण में। तो मेरे पास आ जाएगा MP बटे PO प्लस MP बटे PC इंटू n1 इक्वल टू MP बटे PC माइनस MP बटे PI इंटू n2। यहां तक सभी के समझ में आया बच्चों? अब MP कॉमन लेकर मैं काट देता हूं सभी में से। MP कॉमन लेकर काट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n1 बटे PO प्लस n1 बटे PC इक्वल टू n2 बटे PC माइनस n2 बटे PI। दोनों PC वाले पार्ट उधर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा n1 बटे PO प्लस n2 बटे PI इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे PC आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत नहीं है? सभी के समझ में आया? अब देखिए, PO, PI और PC की वैल्यू पुट करनी है। PO क्या है बच्चों? PO है बिंब की दूरी, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। PC क्या है बच्चों? PC है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, इसे धनात्मक लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है। और PI क्या है बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी है, इसे भी धनात्मक लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो PO किसके बराबर है? माइनस U के, n1 बटे माइनस U प्लस PI किसके बराबर है? प्लस V के, तो n2 बटे V इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे PC किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के। तो ये जो सूत्र अपने पास आया है बच्चों, ये गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये फॉर्मूला गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन को प्रदर्शित
करता है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लेस। उसका अध्ययन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आप लोगों को बार बार देखना है क्योंकि आगे अपने पास लेस सूत्र जो आएगा वो इसी टॉपिक पर आधारित होगा। इसी से मैं करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।